अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज ए ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है बच्चे? जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन अगर मूव कर रहा है तो वो उसकी क्या होती है? वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया हुआ है कि अगर कोई बाइसाइकिल के ऊपर वो जा रहा है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में जा रहा है, तो इसको नाम देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। बेसिकली आज हम डील करेंगे मोशन, उसके डिफरेंट टाइप्स के साथ एंड सो ऑन। ये आपके पास ना फिगर एक दिखाई हुई है, ठीक है। अब इस फिगर को वो एक्सप्लेन कर रहा है स्टार्ट में। वो कहता है इसमें जो अभी फ्रंट पेज के ऊपर आप लोगों को फिगर दिखाई है, ये बेसिकली है क्या? इस चैप्टर के कवर फोटो के ऊपर कहते हैं एक हमारे पास एंटी शिप मिसाइल जो है वो फायर किया जा रहा है पाकिस्तान नेवी की तरफ से। एंटी शिप मिसाइल ऐसा होता है जो शिप्स वगैरह अगर डिफरेंट हमारे पास कह लें, एनिमी की कोई शिप होगी ना, उसको टारगेट करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल जो इस्तेमाल होता है उसको एंटी शिप बोलते हैं। एंटी का मतलब होता है जो अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है, शिप्स का मतलब है शिप्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो कहते हैं यहाँ पे एक पिक्चर हमारे पास दिखाई गई है कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से ना एक मिसाइल जो है वो फायर किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? ये हमारे पास ना नॉर्थ अरेबियन सी। अब ये नॉर्थ अरेबियन सी हमारे पास क्या चाहिए ना, ये हमारे पास नॉर्थ अरेबियन या अरेबियन सी थी। डिफरेंट जो कंट्रीज के साथ है इसकी बाउंड्री जो है ना वो हमारे पास अटैच है। जैसे पाकिस्तान की बाउंड्रीज के साथ है, इंडिया की है, ईरान की है। तो अगर इस अरेबियन सी में कोई हमारे पास एनिमी का जहाज आ जाता है, फायरशिप आ जाती है हमारी वाली साइड पे एरिया पे, जैसे इंडिया का आ जाए या किसी डिफरेंट कंट्री का, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, वहाँ पे इसके ऊपर उस शिप के ऊपर बेसिकली मिसाइल फायर किया जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं वहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर उसी की एक कह लें कि बनाई गई है, ठीक है। कहते हैं किसी भी मिसाइल की जो मोशन है ना कि वो कहाँ तक जाएगा एयर में, वो डिपेंड करता है उसकी रेंज के ऊपर। रेंज का मतलब है अगर आपने मिसाइल कोई फायर किया तो वो कितनी दूर पे जाके उसकी रेंज है, कितनी दूर तक वो शिप को जाके टारगेट कर सकता है। जितनी ज़्यादा वो आगे जा सकते हैं उसकी रेंज उतनी ज़्यादा होती है। अगर आपने मिसाइल लॉन्च किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर उसकी जो मोशन है ना वो डिपेंड कर रही होती है, उसके थ्रू इसकी एक्सप्लेन किया जाता है। कहते हैं स्टार्टिंग में जब आप उसको मिसाइल फायर करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हमें लगता है कि उसका जो पाथ है ना वो स्ट्रेट है, लेकिन उसका पाथ स्ट्रेट नहीं होता। ग्रेविटी की वजह से ना उसका पाथ जो है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ग्रेविटी की वजह से उसका पाथ होगा वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्म में होगा। लाइक अगर मैं आपको मिसाल के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास से यहाँ पे हमने कोई रॉकेट के जरिए कोई मिसाइल जो है फायर किया है, उसको क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा सा स्ट्रेट होता है, तो लेकिन ये कि वो स्ट्रेट नहीं रहता। जैसे जैसे वो थोड़ा सा आगे जाएगा ग्रेविटी की वजह से वो बेंड होता जाएगा और उसका जो पाथ है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। अब वो उसके साथ साथ जो मिसाइल है वो आगे भी जा रहा है, लेकिन वो स्ट्रेट जाने के बजाय ना उसका पाथ थोड़ा सा बेंड होता जा रहा है। क्यों बेंड होता जा रहा है? क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और ग्रेविटी एक्ट करने की वजह से उसका पाथ स्ट्रेट नहीं होता बल्कि इस तरह से होता है। इस पाथ को हम लोग नाम देते हैं पैराबोलिक पाथ। तो कहते हैं हमारे पास ड्यू टू दी एक्शन ऑफ ग्रेविटी हमारे पास जो होती है मोशन, उसकी क्या होती है? प्रोजेक्टाइल। इस तरह की जो मोशन होती है ना बच्चे, जो स्ट्रेट नहीं होती बल्कि इस तरह से बेंड सा हुआ होता है, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इस पाथ को पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चे स्ट्रेट नहीं जाता। स्ट्रेट क्यों नहीं जाता? क्योंकि जैसे आप उसको फायर करते हैं ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही होती है, ग्रेविटी एक्ट करने की वजह से उसका पाथ जो है ना वो नीचे की तरफ बेंड होना शुरू होता है। तो इस तरह के पाथ को पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, और जिस तरह की मोशन होती है उसको पैराबोलिक मोशन बोलते हैं। अब ये 2D केस है। 2D का केस का मतलब है ये आगे भी जा रहा है और साथ साथ नीचे भी आ रहा है, ठीक है। दो एक्सिस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें वाई एक्सिस भी आ रही है, मतलब वो नीचे की तरफ भी आ रहा है, और आगे यहाँ पे तो नहीं गिरा, वो आगे जाके गिरा, तो इसमें एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये 2D केस है, और इसकी वजह से हमारे पास फोर्स कौन सी लग रही है? यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। ये बेसिकली हम लोग ना इससे रिलेटेड आगे पूरा एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसको आइडिया सिर्फ दे रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन होती है वो स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है? ग्रेविटी की वजह से थोड़ी बेंड हो जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, ठीक है। इसी तरह से हमारी यूनिवर्स में तकरीबन हर चीज़ जो है वो कह लें कि मोशन में है। यूजुअली जो मोशन की 3 टाइप्स हम मोस्ट कॉमनली डिस्कस करते हैं, जिसमें ट्रांसलेशनल होती है, रोटेशनल होती है, वाइब्रेशनल होती है। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। रोटेशनल का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है। और वाइब्रेशनल का मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ही जगह के आगे पीछे फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, मतलब आगे पीछे मूव ऑन कर रहा है अपनी मेन पोजीशन के अराउंड। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये जो पर्सन है अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसकी ट्रांसलेशन मोशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे पेंडुलम है, आप इसको उठा के यहाँ पे आके छोड़ देते हो तो वो आगे पीछे इस तरफ मूव करेगा, फिर वापस आएगा, फिर आगे की तरफ जाएगा, तो इस तरह से मूव करेगा। इसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास इस तरह से मैंने आपको पाथ शो करवाया जो होगा, मतलब वो स्ट्रेट नहीं होता बल्कि वो बेंड होना शुरू हो जाता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरह से रोटेशनल मोशन में जैसे हम क्लॉक एग्जाम्पल लेते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव करता है उसको रोटेशनल मोशन होता है, जिसमें हमारी जो सीलिंग फैन होता है उसकी मोशन भी रोटेशनल मोशन होती है।
जो फैन होता है ये रोटेट कर रहा होता है, जब इसको ऑन करते हैं तो ये भी हमारे पास किसकी है, रोटेशन मोशन की है, ठीक है। कहते हैं बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। वो आगे सिर्फ आपको इस पूरे पैसेज में सिर्फ ये बता रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन भी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट नहीं मूव करता बल्कि इस तरह का पाथ शो करता है। जैसे वो आप लोग इस तरह का पाथ होता है ना, मोस्ट कॉमनली कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि किसी बैट्समैन ने छिक्का मारा या किसी फुटबॉलर ने किक लगाई, लाइक ये आपके पास ना यहाँ पे फिगर इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन का चाहिए डिटेल में टॉपिक है, ठीक है, जिसमें एक फुटबॉलर है वो फुटबॉल को किक करे तो वो इस तरह का पाथ फॉलो करेगा, तो ये भी हमारे पास एक काइंड ऑफ मोशन है, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं और भी डिफरेंट टाइप्स के मोशन के साथ फैमिलियर है, ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल है या फिर वाइब्रेशनल है, ठीक है। तो हम इनको डिटेल में देखेंगे, कहते हैं लेकिन ज्यादा हमारा जो फोकस होगा इस सारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन को, फिर हम डील करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। इन दो मोशन के ऊपर हम इस पूरे चैप्टर में बेसिकली फोकस करेंगे। कहते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स। इस चैप्टर के ना दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले काइनेमैटिक्स को डिफाइन करा है, कहते हैं ये भी हमारे पास बेसिकली फिजिक्स की या मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी जो मोशन की है स्टडी करेंगे। हम देखेंगे मोशन में अगर हो रही है तो किस तरह से चेंज हो रही है, उसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखेंगे चेंज हो रही है नहीं हो रही, और एक्सेलरेशन को देखेंगे अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, सिर्फ ये। लेकिन हाँ इसमें हम लोग ये चीज नहीं देखते कि ये जो मोशन हो रही है ये किसकी वजह से होता है, हम ये कॉज ऑफ मोशन डिस्कस नहीं करते। तो काइनेमैटिक्स जो है हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है किसी ऑब्जेक्ट का, गाड़ी अगर कोई जा रही है या अगर कोई बाईसाइकिल जा रहा है, कोई भी मतलब इस तरह से कोई मूवमेंट हो रही है, जैसे ये साइकिल जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि अगर मोशन आ रही है तो मोशन का काज क्या है, कहाँ से वो मोशन जनरेट हो रही है, वो हम चीज डिस्कस नहीं करते। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है काइनेमैटिक्स की, ठीक है। कहते हैं हम लोग काइनेमैटिक्स के साथ डिस्कस करेंगे, काइनेमैटिक्स की आपने सिर्फ ये डेफिनेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हमारे पास ना, और ये सारी की सारी सिचुएशन हमने कब डिस्कस करनी है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा। लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जाने का पर्पस क्या है कि उसमें क्या होगा, अगर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा तो फिर उसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। कहते हैं हमने किस एक्सेलरेशन के लिए लेना है, हमने इसको यूजुअली कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लेना है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके अलावा कहते हैं हम इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले भी आपको 9th में पढ़ा होगा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको डील करेंगे। फिर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में। उसके बाद कहते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हम लोग डायनामिक्स को डील करेंगे। अब डायनामिक्स क्या है, ये एक अलग ब्रांच है, ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, जो मोशन आ रही है वो किसकी वजह से हो रही है, कौन सी फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो काज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी डायनामिक्स, ठीक है। अब इस सारी पैसेज में उसने सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि चैप्टर के स्टार्ट में हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़नी है। उससे अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस एग्जर्ट होंगी, ठीक है। और तीसरे में हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये तीन बेसिकली हमारे पास मेजर टॉपिक्स हैं, ये आपको सिर्फ बता रहा है, इंट्रोडक्शन है, और इसमें आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। आपने ये सारे में करना कि आपने यहाँ पे इस पैसेज में दो डेफिनेशन करनी है, एक काइनेमैटिक्स की और एक डायनामिक्स की। काइनेमैटिक्स में आप मोशन को डील करते हैं, सिर्फ ये नहीं बताते कि मोशन किसकी वजह से आ रही है, कॉजेज ऑफ मोशन को डील नहीं करते। डायनामिक्स हमारे पास क्या होती है, ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फोर्सेस को डील करते हैं कि किसकी अगर मोशन आ रही है तो कौन सी फोर्सेस की वजह से आ रही है, कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बाकी इसमें ये अंडर जो दरमियान वाली इन्फॉर्मेशन है ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये डेफिनेशन कर लीजिए काइनेमैटिक्स की और डायनामिक्स की। आपका मेन जो टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कि आपने एक्सेलरेशन लेनी है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही होगी, तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने से पहले ना हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। कहते हैं हमारे पास जो है ना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूजुअली डिराइव करते हैं, जिनमें हम क्या कौन से पैरामीटर्स ले रहे होते हैं, किन के दरमियान रिलेशन देख रहे होते हैं। हम इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कोई ले रहे होते हैं, हम उसकी फाइनल वेलोसिटी ले रहे होते हैं, हम कोई एक्सेलरेशन ले रहे होते हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट और टाइम ले रहे होते हैं। ये 5 क्वांटिटीज हैं या फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके दरमियान हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है। तो इसमें हम प्रेडिक्ट क्या कर रहे होते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, मोशन के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि मोशन पहले कितनी थी, बाद में वेलोसिटी में किस तरह से चेंज आया एंड सो ऑन। और ये सारा किसके लिए लेना, जब हमारे पास जो है एक्सेलरेशन कौन सी लेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेंगे, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लेंगे स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा होगा, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। तो कहते हैं हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है, तो हम लोग ये 4 असम्पशंस जो है इनको कंसीडर करेंगे, इनको कंसीडर करते हुए हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि
सबसे पहली assumption हम क्या लेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मोशन हमने लीनियर लेनी है, कि एक ऑब्जेक्ट है, एक गाड़ी है, कुछ भी है, ठीक है, और वो हम कंसीडर करेंगे कि वो क्या है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, वो अपनी जो है मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो सीधी लाइन में मूव कर रहा हो। और दूसरा एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है, वो एक ही एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा, उसकी एक्सेलरेशन कम ज्यादा नहीं होगी। तीसरी हमारे पास हमने कोई भी चीज लेनी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट लेनी है, वो कितना आगे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी लेनी है, एक्सेलरेशन लेनी है, सबकी हमने सिर्फ क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि बच्चे ये इसकी मैंने क्या है, अलोंग स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, तो इन क्वांटिटीज की सिर्फ क्या चीज चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन इसलिए हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमने असम्पशन पहले ले लिया कि वो अलोंग स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो डायरेक्शन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ असम्पशन है कि जिस डायरेक्शन में आप इनिशियल वेलोसिटी लेंगे ना, वो पॉजिटिव होगी, और उसके अलावा जो उसके ऑपोजिट होंगी ना, वो नेगेटिव होंगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी लेती हूँ, मैं कहती हूँ एक ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी इनिशियल मोशन किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो इसके ऑपोजिट जितनी मोशंस होंगी वो नेगेटिव होंगी, मतलब नीचे की तरफ जितनी क्वांटिटीज होंगी वो नेगेटिव है। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं कहती हूँ टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रही है, तो राइट साइड पे जितनी क्वांटिटीज होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो इनिशियल वेलोसिटी में जिस सेक्शन में भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगी, उसके ऑपोजिट क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये चार असम्पशंस हैं जो तीनों क्वेश्चन ऑफ मोशंस को ड्राइव करते हुए हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन ऑफ मोशंस है, पहले उसने राइट ऑन कर दिए, बाद में उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राइव कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं, सबसे पहले ग्राफ के जरिए भी देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की हुई है, तो इसके लिए रिलेटेड ये ग्राफ है हमारे पास। ग्राफ में क्या कहता है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस आपने क्या लिया, टाइम लिया, अलोंग द वाई एक्सिस क्या लिया हमने, वेलोसिटी लिया। अगर इसको ग्राफ को मैं साथ साथ ड्रॉ करके दिखाऊं कि अलोंग द एक्स एक्सिस आपने टाइम ले लिया, अलोंग द वाई एक्सिस आपने क्या ले ली, वेलोसिटी ले ली। अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट जिसको कहते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में वैल्यू 0 है। हम कहते हैं इनिशियली किसी टाइम 0 के ऊपर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो वी आई थी, ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी, उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वेलोसिटी बढ़ती गई, वेलोसिटी जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा उसकी वेलोसिटी जो होगी इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी। अब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है मैं उसको नाम दे दूंगी फाइनल वेलोसिटी का। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या, इनिशियली टाइम जब 0 था, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, जैसे जैसे अब गाड़ी मूव करती गई, टाइम गुजरता गया, स्पीड वेलोसिटी उसकी बढ़ती गई, तो पर्टिकुलर वेलोसिटी को मैंने वी एफ का नाम दे दिया, ठीक है। अब इनिशियल जिस पॉइंट के ऊपर खड़ा था बच्चे, उसको हमने पॉइंट ए का नाम दिया, फिर टाइम के साथ साथ वो पॉइंट मूव करता गया, दूसरे पॉइंट पे चला गया, उसको हमने पॉइंट बी का नाम दे दिया, वेलोसिटी वी के साथ जब वो मूव करता हुआ चला गया, ठीक है। अब इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया ना बच्चे, ये हमारे पास इस ग्राफ के बेसिकली नीचे का एरिया है, ठीक है। ये अगर मैं सारे एरिया को शेड्यूल करूँ, अभी मेरे पास ना कुछ इस तरह से आ रहा है, दो हिस्से मेरे पास ये एरिया की ना एक इरेगुलर सी शेप बन रही है। अगर मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट से, जहां से वेलोसिटी स्टार्ट हो रही थी, वहां से इसको मैं लाइन को एक पर्टिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो पॉइंट है ना, मैं उसको सी बोल देती हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मैं उसको नाम दे देती हूँ डी का। तो ये मेरे पास एक ग्राफ है जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। ओ से डी तक आपके पास टाइम है, 0 से लेके ए तक उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ से यहाँ तक बच्चे उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ना, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। मतलब अगर हम बात करें डी से लेके बी तक, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और यहाँ से लेके उसकी यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी है। ग्राफ आपके पास ये वाली स्ट्रेट लाइन। अब कहते हैं अगर इस ग्राफ का हमें पता चल जाए, एक्सेलरेशन का स्लोप का पता चल जाए, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहाँ भी ये कह रहा है कि कंसीडर करें एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, ठीक है, एक्सेलरेशन ए के साथ। कुछ टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वी एफ। तो क्वेश्चन ऑफ मोशन इसको हमने ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ। कहते हैं ये हमारे पास लाइन आ गई, अगर इसकी मुझे स्लोप का पता चल जाता है तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन कितना हो गया, क्योंकि ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज का इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, बाद में फाइनल वेलोसिटी वी एफ होगी, ठीक है। तो अगर मुझे इसके स्लोप का पता चल जाए तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इस एक स्ट्रेट लाइन का, ये जो ग्राफ की लाइन है, इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं मुझे, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक हम एक लाइन लगा देते हैं, एक ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल में मुझे स्लोप पता चल जाए, स्लोप कहते हैं किसको है मुझे, हमारे पास वर्टिकल ओवर बेस होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करना चाह रही हूँ तो वर्टिकल मेरे पास क्या है बी सी, और बेस मेरे पास क्या है ए सी। अगर बी सी का और ए सी का मुझे पता चल जाए तो ये आपके पास स्लोप आ जाती है। स्लोप हमारे पास होती है, स्लोप फाइंड आउट ऐसे की जाती है, मतलब वाई ओवर एक्स होती है। ये वाई है, इसके पूरी ग्राफ की जहां से ग्राफ लाइन स्टार्ट हो रही थी ना, वहां से यहाँ तक मैंने एक लाइन लगा दी, ये मेरे पास वाई आ गया और ये मेरे पास एक्स आ गया। वाई ओवर एक्स आपके पास स्लोप होती है। अब मुझे वाई फाइंड आउट करना है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे मुझे, ये देखें, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, वी आई, और यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक उसकी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी।
अगर मैं फाइनल में से टोटल इस फाइनल में से इनिशियल निकाल दूं तो आपके पास वाई नहीं इतनी वैल्यू नहीं बच जाएगी, मतलब इसमें से टोटल में से सिर्फ इतनी निकाल दूं तो ये बाकी की वैल्यू बच जाएगी। तो टोटल मेरे पास कितनी थी, मेरे पास टोटल थी बी एफ क्या थी, मैं अगर इसको इससे रिप्रेजेंट करूँ बी डी, इसमें से आपने क्या निकालनी है, सी डी निकालनी है। तो बी डी में से सी डी निकालेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली कितनी बच जाएगी, सी बी बच जाएगी, मतलब ये वाली बच जाएगी। और ए सी अगर मैं निकालूं तो बच्चे ए सी उतनी नहीं है और जितनी ओडी है, तो ओडी या ए सी ये कितनी लेंथ हमारे पास, इस लेंथ को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हमने नाम क्या दिया था, टाइम का। तो ये वैल्यू को पुट ऑन किया हमने, 20 डी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, फाइनल वेलोसिटी माइनस सी डी हमने लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो उसी वैल्यू को मैंने पुट ऑन किया, अब यहाँ पे टाइम डिवाइड हो रहे थे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमने कुछ assumptions देखी और इसको फाइंड आउट किया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये राइट ऑन दी शॉर्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन, आपने कंडीशंस लिखनी है क्वेश्चन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो जो चार हमने कंडीशंस पढ़ी थी ना वो इसके अंदर आ जाए, ये वाली 4 assumptions इसके आंसर में आएंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है, हमने आज फर्स्ट वाली पढ़ी है, सेकंड थर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। मजीद से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।